तो हाँ जी भाई जनता, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। आज 8वें दिन पे आप सभी के साथ बारी आ चुकी है लॉज ऑफ मोशन के रिवीजन की। माइंड मैप कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर बहुत कम टाइम में। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर की शुरुआत में ही, वो ये है कि ये चैप्टर बहुत ऐसा नहीं कि फॉर्मूले भरे पड़े हैं, नहीं। ये जो चैप्टर है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है हमारे साथ मैकेनिक्स की, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है कि मतलब 3 4 5 फार्मूले में ही शायद पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर उसी फार्मूले के अलग अलग तरह से किस तरह से एप्लीकेशन हो रहे होते हैं उसके बारे में ये कंप्लीटली चैप्टर रहने वाला है। तो फटाफट से एक बार जैसे ही आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हो मेरे साथ, चार्ट सेक्शन में डे 8 चैलेंज कंप्लीटेड लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। सबसे पहले बीचों बीच में डालेंगे लॉज ऑफ मोशन और शुरुआत कर लेते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ और मैं काम करता हूँ, इसी को मैं बार बार कॉपी कर लेता हूँ 2 3 बार, ताकि मुझे बार बार सेम चीज़ ना रिपीट करनी पड़े। आ जाओ। तो सबसे पहली बात कि कहाँ से शुरुआत होती है सर? इसकी शुरुआत होती है हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन से। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे पास हमें ये पता चलता है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा होता है। कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, कि मान लो हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल वे में बना लेता हूँ कि हमारे पास इस तरह से हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक यहाँ रखा हुआ है और दूसरा यहाँ रखा हुआ है। आपस में अगर एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं तो ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होने वाली है। हमेशा याद रखना अलॉन्ग द स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग को आइडियल मान रहे होते हैं और आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। इसका पहली बात तो कोई मास भी नहीं होता है। तो इनएक्सटेंसिबल मतलब इसके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होती है। तो अगर ये एंगल हमारे पास θ1 होता है, ये एंगल हमारे पास θ2 होता है और इसकी वेलोसिटी अगर मैं v बोल देता हूं, तो इस ये जो हमारा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस तरफ को कितनी आती है? तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा बाप वेलोसिटी के कंपोनेंट करने। बाप वेलोसिटी कौन सी होती है? बाप वेलोसिटी होती है जो रस्सी के अलॉन्ग है। यहाँ पर सॉरी, जो बाप वेलोसिटी वो होती है जिस तरफ पार्टिकल जा रहा होता है। तो ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा? ये पार्टिकल जा रहा है मान लो इस तरफ, तो उसको मैंने बोल दिया ये v डैश है। ठीक है सर, अगर ये v डैश है तो पार्टिकल यहाँ पर ये v इस तरफ से जा रहा था, तो अलॉन्ग द रस्सी तोड़ दो इसको। ये एंगल θ1 तो ये भी θ1, हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v1 का cos θ1 है। ये v1 का cos θ1 है। तो हमारे पास ध्यान रखना इस पॉइंट की रफ्तार भी कितनी होगी? v1 cos θ1 होगी। लेकिन ये v डैश का cos θ2 कंपोनेंट है। ये v डैश का cos θ2 कंपोनेंट है। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू v1 cos θ1। यानी v डैश यहां से आ जाएगा v1 cos θ1 डिवाइडेड बाई cos θ2। ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड पुली कंस्ट्रेंट। बेसिकली स्ट्रिंग और पुली में इस तरह से चीजें चल रही होती है। दूसरी चीज हमें कंस्ट्रेंट मोशन में क्या याद रखनी होती है कि अगर हमारे पास कोई एक पुली ब्लॉक सिस्टम, बहुत जटिल सा पुली ब्लॉक सिस्टम है, तो वहां पर हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? मान लो इस तरह का हमारे पास कोई पुली ब्लॉक सिस्टम है, तो हमेशा याद रखना है हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन, जोड़ने घटाने वाला मेथड जो है वो समझना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। और अगर ये पार्टिकल हमारा नीचे जा रहा है A1 से, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है A2 से, और मान लो पुली भी चल रही है हमारे पास, पुली ऊपर जा रही है मान लो A3 से, तो A1 A2 A3 में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? इसको देखने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि रस्सी की लंबाई जो है अगर वो किसी एक्सीलरेशन की वजह से बढ़ रही है तो उस एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर रस्सी की लंबाई किसी एक्सीलरेशन की वजह से घट रही है तो उस एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे यहां पर बोलूं, तो अगर ये पार्टिकल ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी ये हो गया हमारे पास प्लस A1। फिर अगर हमारे पास मान लो ये वाला पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, यानी रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी प्लस A3। फिर हमारे पास ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, यानी प्लस A3। और हमारे पास ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट रस्सी की लंबाई को कम कर देगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, यानी माइनस का A2। दैट इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम कहीं पर भी कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प से इक्वेशन को बना सकते हैं। तो हमें अगर इक्वेशन बनानी है कंस्ट्रेंट मोशन की तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है सर जी, ओके, ये बात समझ आती है अपने को। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद शुरू हो जाता है हमारे पास वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या आता है? ध्यान समझना। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारे पास वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में वेज कंस्ट्रेंट, ध्यान रखना ये टॉपिक मोस्टली हमारा टॉपिक्स का बोला जाए तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। बहुत मैं इसमें फॉर्मूला लिखूंगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाते हुए माइंड मैप में चल रहा हूँ। ठीक है, वो एक वेज बना लेते हैं। यहाँ पर एक रिजिड हमारे पास दूसरी वेज है जो नीचे की तरफ आना चाह रही है। यहाँ पर ये फिक्स्ड है नीचे, मतलब यहाँ पर एक ऐसे
सपोर्ट टाइप में लगा हुआ है जिसकी हेल्प से सिर्फ ये नीचे आ सकता है। तो मान लिया ये जो चीज नीचे आ रही है इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ a2 है और ये इस तरफ जा रहा है a1 एक्सीलरेशन से, ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उस कॉन्टैक्ट सरफेस के पास में एक उस तरफ और एक इस तरफ हम दो पॉइंट्स लेते हैं। ये पॉइंट एक हमने यहां लिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया। इन दोनों पॉइंट्स को अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, सॉरी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट्स आपस में घुस नहीं सकते हैं। अगर पॉइंट्स आपस में घुस नहीं सकते हैं इसका मतलब इनकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन जो भी है वो अलोंग द परपेंडिकुलर हमेशा सेम होने वाला है। ध्यान देना, अगर ये a1 है, सॉरी a2 है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी a2 का हमारे पास इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर हमारे पास कंपोनेंट आएगा a2 का cos थीटा, और a2 का cos थीटा आएगा क्योंकि ये एंगल थीटा बन जाएगा, और ये एंगल थीटा बन जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी a1 का इधर कंपोनेंट आएगा a1 sin थीटा, यानी a2 cos थीटा को हम इक्वेट करा देंगे a1 sin थीटा से। यहां से हमारे पास किसी भी वेज कंस्ट्रेंट का इक्वेशन जो है वो बन जाता है। तो ये बात होती है सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मोशन में हम किस तरह से चीजें करते हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारे पास सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ हमारे पास होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी अंटिल अनलेस हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है सर जी, तो बिल्कुल हमारे पास स्टेटमेंट वाला हमारे पास चीज होती है। लेकिन जो दूसरा लॉ होता है हमारे पास वो क्या बोलता है, एफ बराबर व्हाट, एफ बराबर dp बाई dt, जिसको अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है m इंटू वी, अगर हम मास को कांस्टेंट मानते हैं तो उसको m dv बाई dt लिखते हैं, यानी ये मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। हाँ सर जी होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। इसको क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, अगर हमने इस तरह की बेसिक बात कर ली होती है, फिर हम आते हैं सीधा इसके एप्लीकेशन पोर्शन पे। इसके एप्लीकेशन करते हैं, आ जाओ। तो अगर हमने f बराबर ma लिख लिया तो हमारे पास दो चीजें होती हैं कि कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा वहां पर दो चीजों की जरूरत होती है। पहला कि f बराबर ma का एप्लीकेशन हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, और दूसरा होता है हम कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन किस तरह से लिख रहे होते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास सबसे पहली चीज, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम उसके सारे फोर्सेस जो होते हैं उसको दिखाता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास ये एक पुली थी और यहां पर एक ब्लॉक था, यहां पर एक ब्लॉक था, ये इस तरह से लटके हुए थे। अगर ये ब्लॉक्स आपस में इस तरह से लटके हुए हैं तो हमारे पास भाई सिंपल सी बात है, पुली अगर रेस्ट पे है तो ये अगर नीचे जा रहा है a एक्सीलरेशन से तो ये ऊपर जा रहा होगा a एक्सीलरेशन से। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये m1 है, ये m2 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया सब पे फोर्सेस लिख दो। सब पे अगर मैं फोर्सेस लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। ये हमारे पास m1 हो गया और ये हमारे पास m2 हो गया। m1 पे नीचे क्या लगता है, m1 पे नीचे लगता है m1g, और इस पे क्या लगता है, इस पे लगता है m2g। ध्यान रखना, अगर हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग है तो उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, यानी यहां पर भी टेंशन T होती है और यहां पर भी टेंशन T होती है। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम दिया गया होगा तो हमें उस पर कितनी इक्वेशंस लिखनी है, हमें उसके सबसे पहले जो F बराबर ma है उसकी इक्वेशन लिखनी, नेट फोर्स बैलेंस कराना। तो ध्यान से देखो, ये नीचे जा रहा है यानी m1g माइनस टी दैट इज इक्वल टू m1a, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। और दूसरा अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, t माइनस m2g बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। हमेशा ध्यान रखना ये हमारी होती हैं जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास नॉर्मल F बराबर ma की। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पर हमें सिंपल दिख गया है कि भैया एक्सीलरेशन सेम है तो ठीक है, और अगर हमारे पास मल्टीपल यहां पर ब्लॉक्स होते और हमें उन सबका एक्सीलरेशन अलग अलग होता तो वहां पर हम कंस्ट्रेंट मोशन की इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, इस अप्रोच से हम जाते और वहां पर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जो है वो लिख रहे होते। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, यहां तक की बात अपने को समझ आती है। ठीक है सर, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद हमारे पास मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम आता है जिसमें हम सेम तरह की इक्वेशंस लिख रहे होते हैं। ये मैंने तुम्हें समझा दिया। इसके बाद अगर मान लो इसी को वेज पे रख देते हैं, इसी को अगर हम वेज पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मान लो भैया ये इस तरह से था, ये यहाँ पर था, ये इस तरह से लटका हुआ और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये ब्लॉक m1 है, ये ब्लॉक m2। तो मेन चीज है कि हमें इसके जो फोर्सेज है वो लिखना आना चाहिए कि हम फोर्सेज किस तरह से लिखते हैं। इस पे नीचे क्या लग रहा होता है, इस पे नीचे लग रहा होता है m1g, मैं सिर्फ फोर्सेज तोड़ना दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस पे नीचे लग रहा होता है m2g। अब इनको जब हम तोड़ते हैं तो हमारे पास इधर आ जाता है m1g cos थीटा, m1g cos थीटा, और इधर क्या आ जाता है m1g sin थीटा, m1g sin थीटा। हाँ सर आ जाता है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। फिर इसके बाद इधर आ रहा होता है सिमिलरली हमारे पास m2g cos थीटा, और इस तरफ आ रहा होता है m2g sin थीटा। हाँ सर आ रहा होता है, ठीक है। इधर हमारे पास टेंशन लग रही होती है t, इधर हमारे पास टेंशन लग रही होती है t। अब सेम चीज जो हमने यहाँ पर लिखी, जिस तरह से इक्वेशंस यहाँ पर लिखी है उसी तरह की इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर भी लिख दी जाती हैं। ठीक है सर जी, ओके, ये भी बात अपने को समझ आती है। ओके, बढ़िया, अच्छा लगा। नाउ उसके बाद कि मान लो हमारे पास इसी तरह के सिस्टम्स में हमारे पास मान लो इस तरह का एक सिस्टम दे दिया गया है जहां पर कुछ इस तरह का है। देख लो इसको ध्यान से कि हमारे पास मान लो एक फ्रेम दिया गया है, ठीक है, ये फ्रेम कनेक्टेड है हमारे पास, या एक फ्रेम में ये आदमी है,
ठीक है। ये फ्रेम में आदमी जो रस्सी को पकड़े हुए है, रस्सी को पकड़े हुए, ये आप इस तरह से मान सकते हो कि ये यहाँ पर इसको आप इस तरह से दिखा लो कि हमारे पास ये इस तरह से था, ठीक है, और ये यहाँ पर फ्रेम है और फ्रेम में आदमी जो है रस्सी को पकड़े हुए है और दूसरी साइड से ये फ्रेम जो है इससे बंधा हुआ है ना, दूसरी साइड से फ्रेम जो है ये इससे बंधा हुआ है। तो हमारे पास जब ये आदमी रस्सी को खींचता है तो हमारे पास जो आदमी है वो पुलिस इसके सहित उसके साथ में ऊपर जाता है। तो मान लो ये ऊपर अगर बंधी हुई है तो अगर इस पे टेंशन लग रही है टी, तो इस पे भी टेंशन लगेगी टी, और आदमी पे नीचे लग रहा है m1g, आदमी पे नीचे, आदमी का मास अगर स्मॉल m मान ले तो इस पे लग रहा है नीचे mg, और अगर इसके बड़े वाले का मास m है तो इस पे नीचे लग रहा है कैपिटल mg। तो सेम चीज से हम यहाँ पर भी फोर्सेस लिखेंगे कि अगर सिर्फ आदमी का अगर मुझे FBD लिखना है तो सिर्फ आदमी पे लिखेंगे t माइनस m1g बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और इस पे लिखना है तो इस पे टोटल टेंशन लग रही है 2t और नीचे लग रहा है इस पे mg प्लस कैपिटल mg। ठीक है सर, ओके, बात समझ आ गई यहाँ तक। दूसरी चीज में क्या आती है, दूसरी चीज में सूडो फोर्स, दूसरी चीज में क्या आती है, दूसरी चीज आती है इसमें सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स हमारे पास तब लगता है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसका हमारे पास कुछ एक्सीलरेशन होता है या कुछ वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, जैसे रुकती हुई बस या चलती हुई बस या एकदम से उठा हुआ रॉकेट या लिफ्ट। ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे पास सूडो फोर्स के एग्जांपल, या सूडो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल, वहां पर हमारे पास सूडो फोर्स लग रहा होता है। जैसे मैं अगर लिफ्ट की बात करूं तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सूडो फोर्स जो होता है F बराबर क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे हम सूडो लगाना चाह रहे हैं, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये फ्रेम का एक्सीलरेशन होता है। ठीक है सर, ओके। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि भैया ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, इसका मास m है और लिफ्ट हमारे पास ऊपर जा रही है a एक्सीलरेशन से, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट क्या होता है बेसिकली नॉर्मल से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना लिफ्ट ऊपर मतलब सूडो नीचे लग रहा होगा इस पे, और सूडो हमेशा कब लगता है, जब हम लिफ्ट में ही खड़े होकर के देखें, आप कीड़ा बन के लिफ्ट में बैठ जाओ और आपको दिखाई देगा कि यहां पर हमारे पास पे सूडो लग रहा है, तो सूडो कहां लगेगा, नीचे लगेगा ma, और वास्तविकता में इस पे और क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है mg, और ऊपर क्या है हमारे पास नॉर्मल। तो कीड़े के लिए तो आदमी रेस्ट पे है, और आदमी अगर रेस्ट पे है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, नॉर्मल क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल हो जाएगा ma प्लस mg। तो इस तरह से हम सूडो को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक इस तरह से चीज़ और दिखाऊं यहाँ पर कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो यहाँ पर रखा हुआ है m मास का, और ये एक ऑब्जेक्ट है या एक की जो वेज है, वेज जो है वो इस तरफ को कहीं जा रहा है, वेज इस तरफ जा रहा है a एक्सीलरेशन। तो अगर वेज जा रहा है इस तरफ a एक्सीलरेशन से, तो इस पे जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा सूडो m इंटू a, बाकी इस पे नीचे mg तो लग ही रहा था। और हमसे पूछ दिया जाए कि अगर रेस्ट पे होगा तो कितने एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, तो आपको यहाँ पर अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसको mg को तोड़ना, ma को तोड़ना और इधर वाले कंपोनेंट्स को आपस में बराबर कर देना। ठीक है सर जी, ये बात भी अपने समझ आती है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसके बाद इसमें आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इसमें हालांकि लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स पे बहुत बातें नहीं होती हैं, स्प्रिंग फोर्स पे बहुत ज़्यादा बातें वर्क पावर एनर्जी और SHM में हो रही होती है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F बराबर माइनस का kx, और ये हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये हमारा पीछे जो स्प्रिंग को है रीस्टोर करना चाह रहा होता है। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया, ये बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा होता है स्मॉल f बराबर म्यू इंटू एन। ये क्या होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये तब लग रहा होता है जब हमारे पास बॉडी चल रही है और हमारे पास नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी रुकी हुई होती है। जैसे मान लो हमारा बॉडी का मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है और हम बॉडी पे लगा रहे हैं 2 न्यूटन, तो उस टाइम पे जो बॉडी ऑफर कर रही होगी, जो सरफेस ऑफर कर रही होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन ऑफर कर रही होगी। वो 4 न्यूटन ऑफर क्यों नहीं कर पाएगी सर, क्योंकि उसकी वो मैक्सिमम लिमिट है 4 न्यूटन। तो अगर हम सिर्फ 2 न्यूटन ऑफर कर रहे हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो भी 2 न्यूटन ही लग रहा होगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट चीज में क्या आती है कि अगर मैं बोलूं तुमसे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, तो मिनिमम फोर्स के लिए कभी भी ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाते हैं, ये हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू होता है और थीटा एंगल पर लगा रहे होते हैं। तो मिनिमम फोर्स कितना आता है, एफ मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, म्यू mg डिवाइडेड बाई रूट का 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कितने एंगल पे लगा रहा होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। हालांकि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है सर, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उसका फॉर्मूला यही आता है। जो एंगल ऑफ रिपोज है ये थीटा भी यही होता है और यही एंगल ऑफ रिपोज भी होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है तो वो कब फिसलना शुरू होती है, कि हम कितना एंगल कर दें कि बॉडी हमारी फिसलनी शुरू हो जाए, तब उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है सर, ओके। इसको एक बार मैं ढंग से बना लेता हूं कि ये इस तरह का फिगर हमारा बनता है कि ये हमारे पास बॉडी रखी हुई है। ठीक है सर, ओके। तो अगर बॉडी फिसल रही है, नीचे इस पे लग रहा होगा mg, और अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर म्यू है तो ये हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा,
और इधर आ जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा। और अगर बॉडी फिसल रही है तो पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी म्यू, और ऊपर इस पे n लग रहा है तो म्यू इंटू एन, यानी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो मैं अगर बॉडी को रोकना चाहता हूं तो मैं ऊपर की तरफ एक मैक्सिमम या एक फोर्स लगाता हूं जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग। तो एफ मिनिमम बोलते हैं इसको। एफ मिनिमम क्या आता है? एफ मिनिमम आता है हमारे पास आता है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और हमारे पास ध्यान से देखो फोर्स बैलेंसिंग से आ जाएगा कि mg साइन थीटा बराबर f प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी f बराबर आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, माइनस म्यू mg cos थीटा। और f मैक्सिमम कितना होता है? जब तक कि बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड ना करने लग जाए, तो वहां पर म्यू mg cos थीटा पीछे लगने लग जाता है। यानी f मैक्सिमम कितना आता है? f मैक्सिमम आता है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, प्लस म्यू mg cos थीटा। ठीक है सर जी, ये भी बात अपनी का। और इस पर एडवांस में भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट पे एडवांस भी बहुत सवाल पूछता है। ठीक है सर, ओके, बढ़िया, अच्छा लगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारे पास में ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। बीच में फिर से डाल देता हूं लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इस तरह से हमारे पास ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया गया। अगर हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, इस पर फोर्स इधर पूछा जा रहा है, बताओ कितना फोर्स हमारे पास यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास μ1 है और यहाँ पर हमारे पास μ2 है। तो हमेशा ध्यान रखना जिस पे फोर्स हमारे पास लगाया जा रहा है उस बॉडी के अलावा जो दूसरी बॉडी है, इसको देखो, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है। तो हमेशा निकालो a max फॉर साथ, ए मैक्स फॉर साथ जब आप निकाल लेते हो तो उस ए मैक्स से पूरी बॉडी कितनी हो गई? m प्लस कैपिटल M, और इसको हमारे पास f इधर लगा दो और यहां पर ए मैक्स आप कर दो। पीछे क्या लग रहा होगा? पीछे लग रहा होगा म्यू m प्लस m इंटू जी। और यहां से आप निकाल सकते हो कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए कि बॉडी मूव करे। तो f बराबर कितना होना चाहिए? f बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास f कितना होना चाहिए हमारे पास? सॉरी, f माइनस दिस है ना, f माइनस म्यू m प्लस m और इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू ए मैक्स। इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपको f निकल करके आ जाता है। ठीक है सर, ओके। और क्या क्या आता है इसमें? और आता है हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां पर हमारे पास एक बॉडी को हम स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। दो बॉडीज को अगर हम कनेक्ट करा दें, इस तरह से कनेक्टिंग बॉडीज होती हैं, तो वहां पर हमारे पास कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो मान लो हम इधर फोर्स लगाते हैं F1 और इधर लगाते हैं F2। तो हमेशा ध्यान रखना इन केसेस में हमेशा सबसे पहले फ्रिक्शन आता है। हमें जेई के हिसाब से अगर हम तैयार करना है तो यहाँ पर पहले फ्रिक्शन आता है। मान लो ये स्लाइड नहीं भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर पहले फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद बॉडी में टेंशन आएगी, तो इस सवालों को करने का तरीका क्या है? हमेशा एक बॉडी पे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो, पहले आप चेक करो बॉडी चल रही नहीं चल रही है। अगर चल रही तो एक्सीलरेशन निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चल रही है तो आप एक बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो, और एक पर जब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया है तो वहां से आप टेंशन निकालो, और टेंशन निकाल करके दूसरे का भी फ्रिक्शन आप वहां से निकाल दोगे। ठीक है सर जी, ये बात भी इतनी समझ आ जाती है। ओके, तो हमने शायद मैक्सिमम मोटी मोटी सारी चीजें इसमें रिवाइज कर ली। अब देखो ये चैप्टर ऐसा ना, लॉज ऑफ मोशन के बारे में तुम्हें बता दूं कि ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप जितना भी करो उतना कम है, ठीक है। लेकिन ये मोटी मोटी सारी चीजें थी जो हमने रिवाइज कर ली है। इसमें मेन चीज तभी आप लॉज ऑफ मोशन जैसे चैप्टर पे मेन चीज़ आप तभी कर पाते हो जब आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। तो उसके पीवाईक्यू सेशन जरूर करना। इस पर मोटे मोटे सारे पीवाईक्यूज एटलीस्ट आप 2020 से लेकर के 25 तक के तो सारे पीवाईक्यूज कर लेना, और 26 के जान अटेम्प्ट वाले भी कर लेना है आपको, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में डे 8 चैलेंज कंप्लीटेड कर देना। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, कोई परेशानी रहती है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है साहब। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस आप इसमें दबा करके करोगे। प्योर एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, प्योर एप्लीकेशन। इसमें आप कितना ही फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो 20-25 मिनट में आप केवल मोटी मोटी चीजें ही देख पाओगे। बाकी पूरे चैप्टर का क्रक्स मैंने आपको दे दिया कि यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, ठीक है साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।